नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इशूज। आज हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन क्लास का दूसरा पार्ट वीडियो लेकर आए हैं। पहला पार्ट का वीडियो मैं आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सबसे पहले उसको देखिए, जिसमें हम लोग 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग 41 से लेकर के 75 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो निश्चित रूप से पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो से ही रिलेटेड आज आपका पार्ट 2 वीडियो चलेगा और कल आपका टेस्ट है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। देखिए, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन क्लास में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था ओजोन का जो हमारे पृथ्वी पर क्षय हो रहा है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। आप सबको पता है कि हम लोग पृथ्वी पर CFC गैस का उत्सर्जन काफ़ी अधिक कर रहे हैं। खास करके जितने भी विकसित देश हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा CFC गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है। और CFC गैस के उत्सर्जन के वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है, जिसको कि हम लोग पृथ्वी का छतरी भी कहते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिसके वजह से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे हमारे पृथ्वी पर आ रही है। और उससे हमारे, अगर ये किरणें हमारे त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा कैंसर जैसे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया है बच्चों। इस प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत को क्षय होने से बचाने के लिए। तो 41 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा ओजोन को क्षय करने वाला जो देश है ना, वो अमेरिका ही है। तो याद रखिएगा कि अगर सवाल में पूछा जाए कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो है अमेरिका। चलिए, पहला सवाल हम लोग का कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि डीबी क्या है, एक प्रकार का ये मात्रक है, मापक है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका प्रयोग हम लोग ध्वनि को मापने के लिए करते हैं, यानी डीबी। आप देखते होंगे कि जो सामान्य हम लोग बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं वो कितना डीबी है, वो 20 से 30 डीबी होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अगर हमारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपको इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो आप हमारी वॉइस को 20 से 30 डेसिबल पर सुनते हैं। रात्रि के समय में मैक्सिमम 45 डेसिबल तक जो है अलाउ किया जाता है कि 45 डेसिबल तक आप शोरगुल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का शोरगुल को रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। और मानव का कान जो है वो लगभग 100 से लेकर 120 डेसिबल तक ही सुन पाता है। इससे अधिक अगर वॉइस किसी भी आसपास में अगर शोरगुल हो रहा है तो ये हमारे लिए अरुचिकार हो जाता है। तो डीबी क्या है, तो डीबी है ध्वनि को मापने वाला इकाई। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एक निश्चित प्रदूषक है, यानी प्रदूषक को मापने वाला जो इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं डीबी। तो हमारा 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, 42 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से फुल फॉर्म पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है चूँकि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया ही नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर अगला सवाल है कि सुपोषण के कारण क्या घट जाता है। देखिए, सुपोषण का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसको आपको समझना। देखिए, सुपोषण का मतलब होता है कि जब पानी का जो ऊपरी सतह है उस पर जब शैवाल की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं सुपोषण। तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे मान लो ये जलाशय है और इस जलाशय के ऊपर अगर शैवाल पूरा का पूरा जमा हो जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी वो घट जाएगी। तो सुपोषण के कारण क्या होता है कि पानी के सतह पर शैवाल का जमा हो जाता है, और जब पानी की सतह पर शैवाल जमेगा
तो निश्चित रूप से पानी में क्या होगा जी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 44 का वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट तथा मेरनोविल त्रासदी कहाँ और कब हुआ था। आपको तो पता है कि मिसाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव कहाँ हुआ था, तो उसका रिसाव हुआ था भोपाल में। कब हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो फिर है मेरनोबिल त्रासदी, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था यूक्रेन में। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था यूक्रेन में। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में, यानी 2 साल के बाद। ये कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। तो चलिए यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी लग रहा है। चलिए ये सी नंबर ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से। आपको पता ही है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसका रिसाव कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। आपको पता है इससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और दूसरा क्या है, मेरनोबिल त्रासदी, ये हुआ था यूक्रेन में। कब हुआ था, इससे 2 साल बाद, यानी 1986 ईस्वी में। तो इसको एकदम ट्रिक से याद करके रखिए। मिसाइल आइसोसाइनेट वाली जो त्रासदी थी वो हुई थी भोपाल में 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में। और उसके बाद जो मेरनोबिल त्रासदी है ये हुआ था यूक्रेन में। इसी तरह से वहाँ पर भी गैस का रिसाव हुआ था, एक त्रासदी आई थी। और ये कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। यानी 84 में भारत में ये त्रासदी हुआ और 2 साल के बाद यूक्रेन में ये त्रासदी हुआ। और कब हुआ, भारत में हुआ 1984 में, और यूक्रेन में कब हुआ, वहाँ हुआ 1986 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत में छिद्र के लिए जो सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी देश है वो कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप सबको पता है कि ओजोन लेयर क्या है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। जब सूर्य की पराबैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ती है तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, इस पराबैंगनिक किरण को फिर से रिफ्लेक्ट करके भेज देता है, कहाँ पर, स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज देता है। जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर 1% से भी कम जो है ना वो ओजोन का मतलब सूर्य की पराबैंगनिक किरणें पहुंचती है। अगर 100% सूर्य की पराबैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो हम लोगों को त्वचा कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब हमारे पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को कौन नष्ट पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचा रहा है, तो इसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है USA। मतलब USA में सबसे अधिक AC, रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो CFC गैस है उसका उत्सर्जन कौन कर रहा है, उसका उत्सर्जन USA ही कर रहा है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ही सबसे बड़ा जिम्मेवार है ओजोन परत को छिद्र करने के लिए। तो 46 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर सवाल है कि भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मीथेन जो है ना वो पाया जाता है कहाँ पर, धान के खेतों में। याद रखिएगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा मीथेन का जो स्रोत है वो क्या है, वो है धान का खेत। याद रखिएगा धान के खेतों में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गन्ना का चित्र लगा दिया है, समझे। ये आप याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा मीथेन का प्रमुख स्रोत कहाँ है, वो है धान के खेत। अगला सवाल है हमारा कि बहित मलजल में जल का संदूषण किसी पुटिक से प्रदर्शित होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पानी है उस पानी को आप चाहते हैं कि वो पानी आपका क्या बाथरूम वाला पानी है, और उस बाथरूम वाले पानी को या फिर आपके लेटरिन रूम वाले पानी को शुद्ध करना है, तो इसके लिए किस प्रकार के जीवाणु को उपयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ बच्चों। इसके लिए ई कोलाई यानी ईस्चेरिशिया कोलाई, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिए। ईस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को उपयोग में लाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जितने भी बहित मलजल में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देता है। कभी आप सुने होंगे कि लोहा ही लोहा को काटता है। आप सबको पता है कि बहित जल जो नाला वाला पानी होता है उसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीव होगा। और अगर इस नाला वाले पानी को शुद्ध करना है
तो इसको सूक्ष्म जीव से ही होकर के गुजारना पड़ता। तो इसमें कौन से सूक्ष्म जीव की भूमिका होती है, तो याद रखिएगा ईस्चेरिशिया कोलाई। इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है, इसमें भाग लेता है ईस्चेरिशिया कोलाई। तो 48 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर देखा गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र किस स्थान पर देखने को मिला है। तो याद रखिएगा ये अंटार्कटिका में देखने को मिला, याद रखिएगा अंटार्कटिका में देखने को मिला है। यानी यहाँ पर लोगों में त्वचा कैंसर होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अधिक होती है। याद रखिएगा यहाँ पर लोगों में जो त्वचा कैंसर होने की संभावना है वो काफ़ी अधिक होती है। अगला सवाल है कि मीना माटा रोग, याद रखिए ये एक रोग है, रोग का नाम क्या है बच्चों, मीना माटा रोग किसके वजह से उत्पन्न होता है। तो मीना माटा रोग उत्पन्न होता है आपके बॉडी में पारा पहुंचने से। तो पारा कैसे पहुंचता है, अगर आप कोई मछलियां खाते हैं और मछलियां अगर पारा का सेवन करती है, जैसे आप सबको पता है कि डीडीटी और पारा दो ऐसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जो कि बरसात के कारण घुल करके नदियों में चले जाते हैं, और नदियां में जो पबलक है सबसे पहले पारा और डीडीटी को सोख लेता है, और उस पबलक को छोटी मछलियां खा जाती है, उस छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा जाती है, और उस बड़ी मछलियों को जब हम लोग खाते हैं तो ये पारा क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में आ जाता है। और अगर पारा हमारे बॉडी में आएगा तो मनुष्य में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, इस रोग का नाम होता है मीना माटा रोग। याद रखिएगा इस रोग का नाम क्या होता है, मीना माटा रोग। तो क्या है, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन को अगर मनुष्य कर लेता है, याद रखिएगा, तो मनुष्य में भी एक बीमारियां फैल जाती है, उस बीमारी का नाम होता है मीना माटा रोग। याद रखिएगा उस बीमारी का नाम होता है मीना माटा रोग। तो 50 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए इधर ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होगा कि आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हमारे पृथ्वी पर जो सतह पर टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है ही, CH4 भी है और हाइड्रोकार्बन सी है। यानी यहाँ पर जो CO2 लिखा हो गया है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी, CH4 भी और हाइड्रोकार्बन्स भी, ये सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 52 नंबर। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए 52 नंबर हमारा सवाल है, ध्यान से इसको समझेंगे कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन का क्या काम है। देखिए वातावरण प्रदूषण में लाइकेन का काम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूचक के रूप में, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, या कार्बन मोनोऑक्साइड के सूचक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी लाइकेन क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में ये काम करता है। अब फिर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप सबको पता है कि पौधे और लाइकेन, याद रखिएगा पौधा और लाइकेन, ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि एक प्रकार का प्रदूषक है, इसको ये क्या करता है, सूचक के रूप में काम करता है, माने सल्फर डाइऑक्साइड को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रदूषण हुआ और अगर उस प्रदूषण के आसपास, प्रदूषक के आसपास लाइकेन है, तो लाइकेन क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव को कम कर देगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़ा सा कम कर देगा। तो याद रखिए लाइकेन क्या है,
लाइकेन हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं। ये इस प्रकार के प्रदूषक को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 52 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर सवाल है कि प्रदूषक जो अम्ल वर्षा करवाता है, आपको पता है कि SO2 और NO2 के ही कारण अम्लीय वर्षा होता है, तो इसमें NO2 है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के ही वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है जी, अम्लीय वर्षा होता है। तो 53 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल है कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका pH मान, आपको पता है कि 5.6 हो जाता है, यानी 5, जब जल का अम्लीय मान 5 हो जाता है, pH मान उसका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, तो ऐसे वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो 54 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर सवाल है कि जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। आप सबको पता है कि अगर कोई जल प्रदूषक है, प्रदूषित है, यानी ये पानी अगर क्या है, बहित मल जल वाला है, किसका है जी, बहित मल जल वाला है, यानी आपका ये पानी नाली वाला पानी है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो इस सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया उपयोगी होती है, तो आपको बताए थे इसके लिए ईस्चेरिशिया कोलाई, यानी ई कोलाई जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, ये बैक्टीरिया जिम्मेवार है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि अगर बहित जल वाला पानी, यानी नाले वाला जो पानी है, इस नाले वाले पानी में जो गंदा बैक्टीरिया जिसके कारण ये पानी खराब हो चुका है, तो ये जो नाली में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को याद रखिएगा ईस्चेरिशिया कोलाई क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ईस्चेरिशिया कोलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर सवाल है कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। ये फिर से एक सवाल आ गया कि अगर SO2 हमारे वातावरण में फैल रहा है तो इसको नष्ट करने के लिए लाइकेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी तुरंत हमने आपको ऊपर में भी बताया था कि SO2 को नष्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा कारक होता है वो क्या होता है, हमारा लाइकेन होता है। वो क्या होता है, लाइकेन होता है। चलिए, तो 56 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर सवाल है कि आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय ध्वनि का मान्य स्तर क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम लोग अभी सोने वाले हैं, या रात्रि के समय में, तो कितनी ध्वनि तक जो है चल सकता है, उतना ध्वनि को उत्सर्जित कर सकता है। तो याद रखिएगा रात्रि के समय में 45 dB जो ध्वनि है इसको सामान्य माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा ध्वनि को फैलाते हैं तो आप उस पर ध्वनि प्रदूषण एक्ट के मामले में उस पर केस कर सकते हैं। तो रात्रि के समय जो भी आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, जो कि विलेज वाला एरिया हो या फिर कोई शहरी एरिया हो, वहाँ पर क्या है, बहुत सारा आवास है, और उस आवास में ध्वनि का प्रदूषण का जो डेसिबल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, dB कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 45 dB। याद रखिएगा ये कितना होना चाहिए, 45 dB। इससे ज़्यादा वॉइस उत्सर्जन आप लोग नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि भोपाल दुर्घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि भोपाल में जो घटना घटी थी उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि इसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, सॉरी कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें चूज कीजिए कि भोपाल वाला जो घटना हुआ था उसमें कौन सी बातें गलत थी। तो याद रखिए इसमें क्या हजारों व्यक्ति मारा गया था, बिल्कुल सही बात है। गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था संयंत्र से, और देखते ही देखते इससे हजारों व्यक्ति मारे गए, तो बिल्कुल सही है। संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, ना कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव विकिरण फैला था संपूर्ण भोपाल में। याद रखिएगा ये जो है हमारा गलत है, यानी ये गलत है, तो इसका मतलब चूँकि गलत पूछ रहा है तो गलत और गलत क्या हो गया, सही हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे हम आपको सी और डी भी पढ़कर सुना दे रहे हैं क्या गलत है या सही है। यह दुर्घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात्रि में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये घटना 2 या 3 दिसंबर को ही हुआ था, कब, रात्रि के समय में। यह दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है।
तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख रहे हैं, कह रहा है यूट्रोफिक्सेशन प्रायः देखा जाता है। देखिए यूट्रोफिक्सेशन क्या है? जब पानी के ऊपर, जैसे यहाँ पर आप जलाशय देख रहे हैं, बोर्ड पे आप जलाशय देख रहे होंगे, इस जलाशय के ऊपर देखिए शैवाल की पट्टी बन गई, बहुत सारा ये ग्रीन कलर का आप पट्टी देख रहे हैं। और जब ये इस प्रकार की ग्रीन पट्टी बन जाती है किसी भी जलाशय में, तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर हो या फिर किसी स्वच्छ जल के अंदर हो या फिर किसी नदी के अंदर हो, जलाशय के अंदर हो, अक्सर ये प्रक्रिया वहीं होगा जहाँ का पानी स्थिर होता है। पानी स्थिर होने के वजह से पानी के ऊपर में शैवाल का एक बहुत बड़ा परत जम जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिक्सेशन। तो यूट्रोफिक्सेशन कहाँ कहाँ देखा जा पाएगा? तो स्वच्छ जलीय झील में भी पाया जा सकता है, अगर वो पानी स्थिर है तो निश्चित रूप से वहाँ भी पाया जा सकता है। अगर कोई महासागर स्थिर है, अगर महासागर में गति नहीं है, तो महासागर के ऊपर भी ये यूट्रोफिक्सेशन हो सकता है। पहाड़ में बिल्कुल नहीं होगा और मरुस्थल में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। याद रखिए, याद रखिए कि अगर जल का पानी स्थिर है और उसके ऊपर शैवाल जम गया, शैवाल जमने के कारण इस प्रकार के जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिक्सेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक्सेशन। तो 59 का सही आंसर होगा, जलीय झील में भी और महासागर में भी, दोनों जगह यूट्रोफिक्सेशन की प्रक्रिया हो सकती है। अगला सवाल है कि वाहन में कैटेलिटिकल कन्वर्टर, कैटेलिटिकल कन्वर्टर क्या है? ये एक प्रकार का फिल्टर होता है। क्या होता है? फिल्टर होता है, जो ध्वनि को कम करता है। जैसे आपको सैलेंसर इसको बोल सकते हो, आसान भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं सैलेंसर। यानी कोई भी वाहन कम आवाज़ करे, इसके लिए ये यंत्र लगाया जाता है, जिसका नाम होता है कैटेलिटिकल कन्वर्टर। ये किस लिए लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है। क्या जी? कोई भी गाड़ी ज़्यादा आवाज़ ना करे, ज़्यादा धुआं ना दे, इसके लिए उसमें एक फ़िल्टर लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेलिटिकल कन्वर्टर। तो 60 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप सबको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? ये है जलवायु परिवर्तन के लिए। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल को किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ओजोन लेयर बिल्कुल गलत हो जाएगा, जल प्रदूषण भी गलत हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव, यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए। जलवायु परिवर्तन में क्या है? आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी को हम लोग जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन किसके वजह से हो रहा है? तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हो गया? तो याद रखिएगा, ये हो गया हरित गृह प्रभाव के लिए बनाया गया क्या जी? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। तो 61 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक है? याद रखिएगा, इसके लिए क्लोरीन। क्लोरीन के ही वजह से क्या हो रहा है कि याद रखना है, क्लोरीन के वजह से ओजोन परत छिद्र हो रहा है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कारक है क्लोरीन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? देखिए, आप सबको पता है कि ओजोन जो स्तर है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। याद रखिएगा, इसका हिंदी में नाम होता है ओजोन परत। समझे? इसका हिंदी में क्या नाम होता है जी? ओजोन परत। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो परत है वहाँ पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। और ये ओजोन परत क्या है? ये हमारे पृथ्वी का बच्चों छतरी है। इसको हम लोग पृथ्वी का क्या बोलते हैं? छतरी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग पृथ्वी का छतरी बोल सकते हैं। तो 63 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? आप सबको पता है कि अम्लीय वर्षा क्या है? वर्षा जो ही होगा तो जल प्रदूषण तो होगा ही, और दूसरा अम्लीय वर्षा का मुख्य वजह क्या है? वायु प्रदूषण भी है।
तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सबको पता है कि अम्लीय वर्षा में क्या होगा कि जो पानी निकलेगा उसका पीएच मान 5 रहेगा लगभग, यानी ये एसिडिक पानी रहेगा, तो इससे जल तो प्रदूषण होगा ही। अत्यधिक गर्मी है, समझे ना। चलिए क्या है अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है, देखिए SO2 और NO2 ये दोनों गैस है। अब ये गैस होने की वजह से तो वायु प्रदूषक होगा ही। ये SO2 और NO2 क्या है, एक प्रकार का गैस है जिसके कारण क्या होगा कि वायु को प्रदूषित करेगा। और ये SO2 और NO2 जब मिल जाता है H2O में तो ये बना लेता है H2SO4। अब ये जो पानी है ये बन गया एसिड, ये पानी क्या बन गया, एसिड बन गया। और पानी जब एसिड बन जाएगा तो ये पानी को किसको प्रदूषित करेगा, तो ये जल को प्रदूषित करेगा। तो याद रखिएगा जो अम्लीय वर्षा है बच्चों वो जल को भी प्रदूषित करेगा और वायु को भी प्रदूषित करेगा। तो यानी इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। तो मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण लिखा हुआ उसको आप सही कर लीजिए, दोनों होगा इसका सही आंसर। 65 नंबर सवाल है कि जोधपुर के एक राजा ने अपना महल बनवाने के लिए अपने मंत्रियों को किस चीज़ का इंतजाम करने के लिए कहा था। आप देखे होंगे कि सबसे लास्ट में जब हम आपको थ्योरी बता रहे थे तो चिपको आंदोलन के साथ साथ इसके बारे में बताए थे कि जोधपुर के राजा ने अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए अपने मंत्रियों को बोला था। और उसके मंत्री जो थे वो आसपास के क्षेत्रों में वनों को काट करके लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। और वहाँ पर जो बिश्नोई समुदाय के जो लोग रहते थे उन्होंने क्या किया, लकड़ी को देने से मना कर दिया, जंगल को काटने से मना कर दिया था, जिसके कारण मंत्रियों के द्वारा बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले लोग रहते थे उसकी हत्या भी हो गई थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू हुआ था जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया था। तो याद रखिएगा जोधपुर के राजा जो कि राजस्थान के एक राजा थे उन्होंने अपने महल निर्माण कराने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया था कि लकड़ी को वो इकट्ठा करे। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल फिर से रिपीट हो गया कि SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है। तो इसका सूचक होगा बच्चों लाइकेन। याद रखिएगा इसका सूचक क्या होगा, लाइकेन होगा। यानी SO2 एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। याद रखिएगा एक प्रकार का ये क्या है, प्रदूषक है। और इस प्रदूषक को कम करने वाला जो कारक है वो होता है लाइकेन। उसको कम, यानी अगर SO2 कहीं पर रिलीज हो रहा है तो SO2 के प्रभाव को कम किया जा सकता है किसके माध्यम से, लाइकेन के माध्यम से। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। कई बार आपको इसका आंसर हम बता दिए थे 1974 ईस्वी में। हालांकि जब आप पढ़ते हैं 10वां का आर्ट सोशल साइंस उसमें ये आंसर लिखा रहा था 1972 ईस्वी में। लेकिन जब आप बायोलॉजी 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर चिपको आंदोलन का जो डेट है वो है 1974 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ आपको याद रखना है 1974 ईस्वी में। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करके कह रहे थे कि सर 10th में पढ़े थे 1972 ईस्वी में, लेकिन यहाँ बायोलॉजी में जो चिपको आंदोलन का डेट है वो कब दिया गया है, 1974 ईस्वी में दिया गया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ आपको पता है, उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाला से। अब ये नाम बदल गया है, जिस समय ये घटना घटा था उस समय ये उत्तर प्रदेश ही था। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला में ये घटना घटा था। एक महिला वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष से चिपक गई थी और ठेकेदार इतने निर्दयी थे कि महिला समेत उन्होंने वृक्ष को कटवा दिया था। जिसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और जिसके बाद ये बातें जो है पूरे विश्व के सामने आया था। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन हुआ था 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आपको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं कि जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है। ये अगर किसी जलाशय में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं,
इस जलाशय में शैवाल की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई है, यानी पानी के अंदर ऊपर ग्रीन पट्टी बन गया, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है अकार्बनिक फास्फेट। याद रखिएगा, जब अकार्बनिक फास्फेट हमारे जलाशय में आ जाएगा तो जलाशय में शैवाल की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि जलाशय में सुपोषण का सबसे बड़ा कारण शैवाल होगा। शैवाल से भी बड़ा कारण है अकार्बनिक फास्फेट, क्योंकि अकार्बनिक फास्फेट के ही बढ़ने के वजह से हमारे नदी में, हमारे जलाशय में शैवाल की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, जलाशय में सुपोषण के लिए जो सबसे बड़ा प्रभावशाली कारक होता है वो होता है अकार्बनिक फास्फेट, यानी 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर सवाल है कि गंगा में अगर सबको प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा गंगा नदी आपको पता है दुनिया का सबसे पवित्र नदी में से एक माना जाता है। ये हालांकि उत्तराखंड के आसपास का सीन है, अगर बिहार का सीन देखिएगा तो काफ़ी विकराल गंगा नदी है। अगर इस गंगा नदी में हम लोग सबको प्रवाहित कर देते हैं तो इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका क्या क्या नुकसान होगा? आप अगर पानी में किसको सबको प्रवाहित कर दे रहे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आएगी, ये भी बिल्कुल सही है। जीवाणु की मात्रा भी बढ़ जाएगा, बीओडी भी में भी वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी के सभी चीज़ें जो है पानी में हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन में भी कमी आ जाएगी, पानी में बैक्टीरिया की भी मात्रा बढ़ जाएगी, पानी में बीओडी की भी मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा है अधिक समय तक और बार बार अगर कोई व्यक्ति विकिरण के प्रभाव में रहता है, रेडिएशन के प्रभाव में रहता है, याद रखिएगा, जैसे मान लो कहीं पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की फैक्ट्री है, अगर उसके प्रभाव में व्यक्ति लगातार रहता है, उस फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, तो उसमें एक बीमारियां होने की संभावनाएं होती है। वो बीमारी क्या है? वो रक्त कैंसर, यानी उसमें ब्लड कैंसर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार रेडिएशन में रहे तो उसमें एक बीमारियां हो सकती है, उस बीमारियों का नाम है ब्लड कैंसर। याद रखिए, काफ़ी खतरनाक रोग है, यानी विकिरण से मनुष्य में होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या है? ब्लड कैंसर है। याद रखिए। कहता है साधारणतः कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? आपको हमने पहले भी बताया था कि 120 से 30 डेसिबल तक, या फिर अगर हम बात करें कितना सहन कर सकता है तो 80 से 90 डेसिबल तक की ध्वनि को मानव सहन कर सकता है। अब 90 से ऊपर बढ़ा, 100 से पार किया तो ये मानव के लिए और रुचिकार हो जाएगा। तो मानव कितना ध्वनि को सहन कर सकता है? तो याद रखिएगा 100 डेसिबल से नीचे, यानी 80 से 90 डेसिबल तक की जो ध्वनि होगी इसको मानव जो है सहन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा ध्वनि हुआ तो ये मानव के लिए खतरनाक हो सकता है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बढ़ती हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन की दर का मुख्य वजह क्या है? ओजोन। अब देखिए, जब भी त्वचा कैंसर की बात हो और म्यूटेशन की बात हो तो इसके लिए जो जिम्मेवार चीज़ें हैं वो कौन है? वो है ओजोन परत में क्षय। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें बिना फिल्ट्रेट हुए हमारे त्वचा पर आएगा तो त्वचा में एक बीमारियां उत्पन्न होगी जिसको हम लोग त्वचा कैंसर कह सकते हैं। तो त्वचा कैंसर के लिए जो जिम्मेवार फैक्टर है वो कौन है? ओजोन में क्षरण, यानी ओजोन लेयर अगर नष्ट होता है तो निश्चित रूप से इससे मानव में त्वचा कैंसर जैसे समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी 73 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषक कौन से हैं? देखिए, मान लीजिए कि प्राकृतिक रूप से वायु को प्रदूषित करने वाला कौन सा फैक्टर है? आप सबको पता है कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होती है, क्या होती है? ज्वालामुखी विस्फोट होती है, और इनसे आपको पता है कि जो राख लावा मैग्मा निकलता है, और यही राख लावा मैग्मा क्या है कि ये राख लावा मैग्मा प्राकृतिक रूप से वायु को प्रदूषित कर देता है। याद रखिएगा, ये राख लावा मैग्मा क्या करता है? ये प्राकृतिक रूप से वायु को प्रदूषित कर देता है। तो याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है इससे जो राख लावा निकलती है वो प्राकृतिक रूप से क्या करता है? वायु को प्रदूषित कर देती है। अगला सवाल है कि मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है?
तो याद रखिएगा कि मिनी माता जो रोग है वो क्रोमियम द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है क्रोमियम द्वारा। याद रखिएगा, मिनी माता रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो क्रोमियम द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। ये हमारा सबसे आज का अंतिम था, यानी 75 तक ही हम लोगों का आज ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ हमारा जो 16वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है वो समाप्त होता है। अगर वॉइस के लिए कुछ प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करें, हम निश्चित रूप से इस समस्या को सही करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में काफ़ी अधिक समस्याएं था वॉइस को लेकर के। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं आपके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को लेकर के या फिर अन्य किसी टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।